अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं वबाई अमराज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कोरोना के जो मुसद्दिक़ा केसेस हैं उनकी तादाद 1,46,000 हो चुकी है। साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने कहा था कि जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख से ज़ायद हो सकती है। इससे मुतालिक बात करेंगे। अब तक जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की कोरोना से निमटने की पॉलिसी रही है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। क्या इस पॉलिसी के असरात अवाम तक पहुँच चुके हैं, या दूसरी जानिब जो अवाम हैं उन्होंने कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कल कराची जाएंगे और बहुत से सवालात हैं। क्या वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह साहब से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, और जो कराची के मसाइल हैं और मौजूदा जो वबाई हालात हैं, इन हालात में विफाक और सूबों का तालमेल, वर्किंग रिलेशन वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के बाद कैसा होगा, इसको कोई बूस्ट मिलेगा या मज़ीद जो शिकवे शिकायतें बढ़ेंगी, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने आज 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट भी पेश कर दिया है। कौमी असम्बली में जो विफाक ने बजट पेश किया है उस पर भी बहस शुरू हो गई है। ये भी आज के प्रोग्राम के एजेंडे में शामिल है। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब, 1,46,000 मुसद्दिक़ा केसेस हैं जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक, और असद उमर साहब की जो ये प्रेडिक्शन थी कि 1 मिलियन से ज़ायद हो जाएंगे। एक बरतानवी इदारा है उसने तहकीक की है, वो ये बता रहे हैं कि अगस्त 2020 तक पाकिस्तान में यौमिया जो शरह अमवात हैं वो 80,000 भी हो सकती हैं। इन हालात में आपको क्या लगता है जो पॉलिसी हुकूमतों की रही है वो कितनी कारगर है? देखिए, पहला केस 26 फरवरी को हुआ था, और अब हम पहले जब WHO ने कहा कि पाकिस्तान में जून के आखिर तक, जुलाई तक 2 लाख केसेस हो जाएंगे तो बड़ा अजीब लगता था, और अब लगता है ये उससे तजावज़ कर जाएंगे। और ये जो 80,000 वाला गलतफहमी में इंपीरियल कॉलेज का, ये तो और भी ज़्यादा तशवीशनाक है। दूसरी तरफ खान साहब के जो तर्जमान भी हैं, वज़ीर भी हैं, असद उमर साहब जो NCOC के हेड भी हैं, वो फरमाते हैं कि जी ये बस खान साहब का जो मॉडल है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो हुकूमत के नुमाइंदीन कहते हैं कि मास्क पहने, 50% मामला दोबारा रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अब सारा मामला लोगों पर डाल दिया गया है कि लोग जाने, उनका काम जाने, मास्क पहने तो बच जाएंगे वो। और हुकूमती एहलकार का यह हाल है कि मैं इसी प्रोग्राम में 10 दिन पहले मैं ये दिखा चुका हूँ आपको फुटेज कि प्राइम मिनिस्टर साहब कभी मास्क पहनने का तकल्लुफ़ नहीं करते थे, बल्कि एक ISI के हेड क्वार्टर गए थे अभी हाल ही में वो, तो जनरल बाजवा और ISI के जो चीफ़ हैं उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था, खान साहब ने नहीं पहना हुआ था। अब अचानक इनको मास्क का ख्याल आ गया। तो बहरहाल ये लंबी बातें हैं। हम मेरे ख्याल से जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब जी, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जो है ये खासी कुछ गंभीर सी हो गई है, और उससे निपटने के लिए अब एक और, पहले एक स्मार्ट लॉकडाउन था, अब आ गया सिलेक्टिव लॉकडाउन। और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, हमने सारी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर दिया। तो आप इत्तेफाक करते हैं इन इक़दामात से? ये मेरे नज़दीक तो ये दे आर टू लेट एंड टू लिटिल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। नहीं, यह हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि, और पहला ये सवाल है कि क्या कोई मरबूत पॉलिसी है कोरोना वायरस के लिए। उसका टेस्ट आप कर सकते हैं खुद ही, और उसके 5-6 मोटी मोटी बातें होती हैं कि क्या, नंबर 1, क्या जो रोज़मर्रा के आपके फैसले हो रहे हैं इस वायरस से लड़ने के लिए, क्या वो तकनीकी माहिरीन कर रहे हैं या नॉन टेक्निकल लोग कर रहे हैं। तो फेडरल को भी छोड़ दीजिए, सूबों के अंदर इसका लड़ने का इख्तियार या इसकी स्ट्रेटजी हमने अपने डिप्टी कमिश्नर्स और या कमिश्नर्स को दे दी हुई है, और हमने इसको शुरू दिन से लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना दिया कि उस तरह है। तो मेरा जब ये होना शुरू हुआ था तो मैं बड़ा क्लियर था कि वायरस से लड़ाई एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, और जिस आप प्रोफेशनल्स को ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उन्होंने ना आज से पहले कभी किसी इस तरह के वायरस का मुकाबला किया है, ना उनकी ट्रेनिंग है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है
जो दूसरा इसके अंदर इशू है कि एक आवाज़ होनी चाहिए। कोई भी पैंडेमिक के लिए हम पढ़ाते हैं, अमेरिका में भी मैं यही पढ़ाता रहा, बाकी ममालिक के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी हम यही पढ़ाते हैं कि जब खुदा ना खास्ता कोई बड़ी आउटब्रेक आए तो मुल्क के अंदर एक आवाज़ होनी चाहिए, यानी कि तमाम जो लीडरशिप है उसको इकट्ठे होके आम लोगों को एक जुबान में बताना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। वो गलत है या सही है, लेकिन जब मुख्तलिफ लोग शाम को टीवी पे आके मुख्तलिफ राय देते हैं तो उससे आम जो शहरी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस शख्स की बात मानूं या इस शख्स की बात मानूं। तीसरा, नेशनल यूनिटी की जरूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चौथे, आपकी रिस्क जो अभी आप कह रहे हैं कि लोगों ने क्यों नहीं हम उन्हें समझा सके, तो और हम आवाम को जिम्मेदार इसका ठहराते हैं, लेकिन मैं इसका आवाम को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि जो एक स्टूडेंट भी है पैंडेमिक्स का वो ये जानता है कि जब भी कोई बड़ी आउटब्रेक हो तो जिसे हम कहते हैं कि रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रिस्क कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और फिर अब हर एक की जिम्मेदारी को उसको अमल करें। डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफ़ी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ा। आप ये कह रहे हैं कि सेहत आमा का मसला था, हुकूमत ने हमने आमा का बना दिया, कोई एक लाइन कोई इत्तफाक भी नज़र नहीं आया। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो पीएमए की, जो टेक्निकल लोगों की आपने बात की है, पीएमए की एडवाइस क्या रियलिस्टिक है या जो इल्ज़ाम उन पे लग रहा है कि इसके पीछे भी सियासत है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि जो गलतियां हुई हैं मेजर, वो ये बता रहे थे। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और तजावीज़ थी और वो लॉकडाउन की सख्त हिमायत कर रहे थे, सिफारिश कर रहे थे हुकूमत से, और उस वक्त ये बात भी सुनने को मिली कि शायद उनके पसे पर्दा कोई सियासत भी है। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, आपकी नज़र में क्या उनकी सिफारिशात मुकम्मल ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी थी या कहीं ना कहीं सियासी पहलू भी था? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल है कि मैं किसी के उसके ख्यालात पे राय दूं कि वो क्या अंदर से सोच रहे थे। असल में ये एक सिचुएशन है, सख्त सिचुएशन है, मुश्किल सूरत हाल है, हम सारे डिप्रेस्ड हैं और सब अपनी अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो मैं तो यहाँ तक रखूंगा। लेकिन लॉकडाउन का बड़ा जिक्र होता है, अब स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन। सवाल ये है कि लॉकडाउन एक इफेक्टिव मेजर जरूर है, लेकिन ये अकेला यूज नहीं हो सकता। जिस तरह आप टैंक को दुश्मन की जमीन पर भेज दीजिए सरहद के बाद, उसके साथ इन्फेंट्री नहीं होगी तो टैंक क्या करेगा, वो जगह भी कवर कर लेगा। तो इसका ये मतलब, मेरे कहने का ये है कि जब अगर आपने लॉकडाउन लगाना है तो एक तो आपको पता है कि आप उसको एक लंबे अरसे के लिए नहीं लगा सकते, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लगाएंगे। लेकिन जब आप ये लगाएंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन 2 हफ्तों के अंदर हमने क्या क्या करना है, कि हमने किस तरह अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, किस तरह हमने कम्युनिटी में जो फैल रहा है, ट्रांसमिशंस की हब्स हैं उनको पकड़ना है, किस तरह हमने जो अस्पतालों के बेड्स का इजाफा करना है। अगर आप ये काम नहीं करते जो इसके साथ करने के लिए जरूरी है, तो आपने 2 हफ्ते के लिए तो जरूर रोक लिया उसका, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिर उसी इंटेंसिटी के साथ वायरस ऊपर जाता है। तो ये जो भी लॉकडाउन करे या करना चाहे, उसको साथ जो उसके उन 2 हफ्तों में हमें जो टाइम मिलता है उसके बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते, और उसके बगैर इसका उतना फायदा नहीं है जितना लोग समझते हैं। हाँ जी, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों को, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर को, तो लॉकडाउन के लफ्ज़ से चिढ़ है। जब उन्होंने किया तो नीम दिलानी से किया, नीम दिली से किया, ना उस पर अवाम ने फॉलो किया, ना ये हुकूमत ने फॉलो करवाया। तो और जैसे आपने कहा होलिस्टिक अप्रोच तो थी नहीं, कभी और भी इसके लवाजमात हैं लॉकडाउन के साथ, वो भी नहीं किया गया। और अब आप कह रहे हैं कि अवाम जाने, उनका काम जाने, हमारा क्या तल्लुक़ है। अब आप दोबारा लॉकडाउन करने चले हैं और इस संबंध में कुछ एरियाज़ को एयरमार्क किया गया। एक तो ये बात है। दूसरे मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुल्क जिन्होंने इस पर काबू पाया है, लॉकडाउन भी किया है, उसको खोला भी है, वहाँ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, जो साइंसदान थे, हत्ता कि अमेरिका में जहाँ के ट्रंप जो है अपनी मैदान इत्तेफाक के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर फॉकी जो उनके हेड हैं, वो उनकी राय को फौकियत है। यहाँ मुझे ये नज़र आया पाकिस्तान में कि जो सो कॉल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम जो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, यानी ज़फ़र मिर्ज़ा एंड कंपनी, या तो ये
हुक्मरानों की हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हैं, इख्तलाफ नहीं कर पाते, या इनकी राय ये है कि जिस अंदाज से लॉकडाउन किया है वो मशवरा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को? मेरा अपना ख्याल है कि जो और मैंने ये लिखा हुआ भी है कि जो फैसले तकनीकी माहिरीन को करने चाहिए वो कोई और कर रहा है, और यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम शुरू दिन के साथ है। आपको पता होगा पंजाब ने यही मेरा जी बिल्कुल जी, तो पंजाब ने, आपको याद होगा कि शुरू में जब केसेस कोई पॉजिटिव आता था तो उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आया जाता था, उसको घर से जबरदस्ती उठवा भी लिया जाता था, एजेंसियों के लोग शामिल हो जाते थे, पुलिस शामिल हो जाती थी, और उसी माने में मैंने ये लिखा था कि अगर आप ये करेंगे गलती तो उसका वही होगा जो HIV एड्स की आउटब्रेक्स में होता है कि फिर लोग जेर जमीन चले जाते हैं जो पॉजिटिव हैं और वो कम्युनिटी में फैलाते रहते हैं, और जब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है थोड़े प्रॉब्लम से तो उस वक्त फिर आपको पता लगता है, उस वक्त तक आप लेट हो गए होते हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम मैं फील करता हूं और इसके बारे में बार बार लिख चुका हूं कि हमें वो तकनीकी माहिरीन टॉप पे नजर नहीं आते डिसीजन मेकिंग के अंदर जिनको नजर आना चाहिए। देखिए अभी आपने ट्रंप साहब की मिसाल दी, वो बेशक जिस तरह के मर्जी हैं लेकिन उनके पास 3-4 की लोग उनकी हर मीटिंग में उनके साथ खड़े होते हैं। उनमें फोगी साहब हैं, एक वो जो दूसरी NIH के लोग हैं, CDC के साथ उनकी नहीं बन रही, उनकी वो अलग बात है, लेकिन आपको नजर आते हैं कि वो वहां पे ये शो होता है कि डिसीजन मेकिंग में उनका इनपुट शामिल है। हमारे मुल्क में आपको ये होता नजर नहीं आता, और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा, अक्सर जो तबसरा निगार है उन्होंने लिखा है इसके ऊपर, लेकिन इसमें चेंज नहीं आई। तो ये एक तो ये, और दूसरी हमारा जो प्रॉब्लम मैं फील करता हूं कि हमारा हर एक शख्स समझता है कि वो एपिडेमियोलॉजिस्ट भी है, वो वायरस का भी स्पेशलिस्ट है, और उसके साथ वो बहुत बड़ा आउटब्रेक का भी स्पेशलिस्ट है, और वो समझता है, वो बेशक जितना बड़ा ओहदे पे है तो वो समझता है कि बाकी सारे तकनीकी माहिरीन ये दूसरे तीसरे लेवल के ऊपर हैं। तो कमेटीज बनाई जरूर जाती हैं और उनको वो बनाया जाता है, लेकिन उनका इनपुट इस वजह से नहीं लिया जाता क्योंकि वो एक तीसरे लेवल की कमेटी में होते हैं जिनका बराह रास्त डिसीजन मेकर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा है। लेकिन इसके साथ ही जो हम ब्रेक से जाने से पहले जो मैंने आपको एक जरूरी बात को मेंशन किया था कि जो ये हम आवाम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो फॉलो नहीं कर रहे, हमने तो गाइडलाइंस दे दी। जी तो रिस्क कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गाइडलाइंस इशू करें, और ये तमाम जो पैंडेमिक्स की तैयारी के लिए पढ़ाते हैं हम, उसके अंदर 5-6 जो क्रिटिकल चीजें हैं उनमें से एक है, उसका मतलब ये है कि जिस कम्युनिटी के साथ आपने गाइडलाइन बनानी है उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उन्हें बताइए ये कैसी बीमारी है जिसका हमारे पास बचाव मुमकिन नहीं है, ये चीजों से आप बच सकते हैं, आइए बैठ के फैसला कर लेते हैं इनमें से आप किन चीजों का बचाव करेंगे। तो हर जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप है या दूसरे लोकल लोग हैं, उनके साथ मिलकर आपको ये गाइडलाइंस बनानी होती हैं। तो ये सिर्फ पैंडेमिक में नहीं, हमारे थ्रू आउट ये जिसे हम कहते हैं पैटर्नलिस्टिक अप्रोच रही है डिसीजन मेकर्स के पास, इख्तियार वाले लोगों के पास, कि हमें पता है कि हमारी आवाम को क्या चाहिए। तो ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है ये जो गाइडलाइंस थी SOPs को फॉलो ना करने की। और तीसरे ये कि ये डिसीजंस लोकल लेवल पे होने चाहिए, ये इस्लामाबाद से नहीं हो सकते, ये कराची से नहीं हो सकते, ये आपको हर शहर हर तहसील के लेवल पे करने होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात का मकसद ये है कि सूबे जो हैं, सूबों की इससे मुतालिक अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन एक नैरेटिव कोरोना से लड़ने के लिए उसमें यकसानियत और इत्तेफाक होना चाहिए। सवाल आपने अभी टेक्निकल लोगों की बात की और आप कह रहे हैं कि टेक्निकल लोगों से शायद उस तरह एडवाइस नहीं ली जा रही। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब इस वक्त इस सारे सेहत के महकमे के रूह रवां हैं, एक्सपर्ट हैं पब्लिक सेक्टर हेल्थ में। आप भी गवर्नमेंट को ऑफ एंड ऑन मशवरे देते रहते हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की कितनी सुनवाई है इस सारे मामले में? देखिए, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मेरे दोस्त भी हैं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं ये इस पे इस तरह का कमेंट करूं, लेकिन ये मैं लिख चुका हूं और मेरा आर्टिकल एक आया था, व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान कोरोना वायरस स्ट्रेटेजी, और ये आज से कोई 1.5 महीना पहले शायद पब्लिश हुआ था, और उसमें मैंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ था 5-6 चीजें, जिसमें से हमने 3-4 आपको बता दी हैं। और उसके साथ नंबर 1 पे मैंने लिखी थी, हु इज इन चार्ज, इज देयर वन पर्सन हु इज इन चार्ज। ये नजर नहीं आता किसी को भी कि हु इज इन चार्ज, हु इज मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इंचार्ज नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं
उनके ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी नहीं, ये नहीं कह रही है। आप कौन चला रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो एनसीओसी है उसको हेड असद उमर साहब करते हैं, जफर मिर्जा साहब उसको हेड नहीं करते। तो इससे बड़ा क्लैरिटी है कि हेल्थ से ये शोबा उठा के अब किसी दूसरे मिनिस्ट्री के पास या ग्रुप के पास आ गया हुआ है। तो ये बड़ी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि असद उमर डॉक्टर जफर मिर्जा इज नॉट चेयरिंग द एनसीओसी। जी राणा साहब, ये बताइए कि ये तो आपने सारा दुरुस्त कहा कि देर आर टू मैनी कुक्स हु स्पॉइल द ब्रॉथ, और जो कुक्स हैं उसमें कम से कम जो साइंसदान है वो उनका सानवी दर्जा है। अब ये जो इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी है, ये एलेग्रोथ्रेम, जिसके मुताबिक ये कहना है कि अगस्त तक ये एक दिन में 80,000 अफवात होंगी पाकिस्तान में। ये प्रोजेक्शन को ठीक लगती है आपको? अरे मैंने भी वो जाके उनकी वेबसाइट पे चेक करने की कोशिश की है। बेसिकली वो प्रोजेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने चंद एक लेट्स से एक जिस तरह बना दिया, एक मॉडल सा बना दिया है कि आपके अस्पतालों की बेड की ज़रूरियात क्या होंगी, और उसके बाद अगर आपने कुछ ना किया तो ये होगा, और अगर आपने कुछ किया तो फिर इतनी कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इंपीरियल कॉलेज की पिछली आने वाली तमाम स्टडीज के अंदर भी, जो उनकी अपनी प्रोजेक्शंस के अंदर भी, कि इवन इंग्लैंड के अंदर उन्होंने पहले लाखों अमवात का प्रोजेक्शन की थी, और पता नहीं 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, और उसके बाद वो 40-50 हज़ार पे आ गए थे। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ भी इतना नहीं है। असल में जो अजम्पशंस डाली जाती हैं जब ये मॉडल बनाए जाते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जी वायरस 4 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये इसकी इम्यूनिटी इतनी देर रहेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वायरस की, वो हमारे पास अभी बहुत कम है। तो इस वजह से ये जितनी मॉडलिंग होती है वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वो इतनी, अगर आप इनके पिछले प्रोजेक्शंस के साथ देखें कि क्या इनकी प्रोजेक्शंस ठीक आई हैं, तो वो उतनी ठीक नहीं मिलती। तो इस वजह से मेरा इसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है, प्रोजेक्शन की बजाय हम जो हमारे केस हैं, जो प्रोजेक्टरीज चल रही हैं, उनकी बेसिस पे हम अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते का फैसला कर सकते हैं। और जो अगेन डॉक्टर टॉम फ्रीडन है, जो इस वक्त अमेरिका के नॉन ऑफिशियल सबसे बड़े एडवाइजर हैं इस पे, पैंडेमिक पे, और यूएससीडीसी के पुराने डायरेक्टर भी हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई शख्स आपको ये कहता है आजकल के दौर में कि मैं आपको 2 हफ्ते से ज्यादा बता सकता हूं कि ये पैंडेमिक उसके मुल्क में कैसी जाएगी, तो वो सही नहीं बता रहा, क्योंकि उसके पास वो मेन बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसपे हम ये प्रोजेक्शन कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। निज़ामी साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ने तो बड़ी खुल के बातें की हैं, लास्ट प्रोग्राम में जब ये आए थे थोड़े केयरफुल थे, लेकिन अभी जो इन्होंने बात कर दी है, अब आपको क्या लगता है जो हमारा सेहत का शोबा है और बिलखुसूस जो अस्पतालों के हालात हैं, उसको देख के ये महसूस हो रहा है कि कोरोना के सामने निज़ाम सेहत हमारे मुल्क का बिल्कुल बेबस हो चुका है, लेट चुका है, और ये जो एडहॉकिज़म पे पहले से सेहत की मिनिस्ट्री चलाई जा रही थी, ये उसके समरात का भी एक हिस्सा है? ये देखिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मतलब कहा जाता है जी बहुत ज़्यादा हमारे पास बेड है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। बाज़ अस्पतालों में एक कमरे में 2-2 मरीज़ भी रखे हुए हैं। ये नहीं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये दी जाती कि जिना हॉस्पिटल में कितने, नेशनल हॉस्पिटल में कितने, ये इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करें। याद आपने यास्मीन राशिद साहब से कहा था, यही हाल है जो इस मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ और प्रॉफिटेरिंग करने वाले लोगों का, कि वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं इन दवाइयों को ब्लैक करके और इंजेक्शन्स को। ये नहीं कहा जाता जी वो अवेलेबल है, लेने जाएँ तो वो मिलते नहीं हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़ी उनकी केमिस्ट का कारोबार है, बहुत बड़ा। उनको जब ये आर्जा लाख हुआ तो उनको एक इंजेक्शन जो आजकल बड़ा मशहूर है चाहिए था, वो बेचारे धक्के खाते रहे, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो जी कहते हैं वो तो सब मौजूद है। तो भाई अगर मौजूद है तो आप लोगों को बताएं कि फ़लाँ जगह से ये इंजेक्शन, ये कवायफ दे के जी अच्छा निज़ामी साहब, ये जो हालात है ना इस वक्त जो मारूजी हालात हैं और जो मौका परस्त फ़ायदा उठा रहे हैं, इस पे हम इन डिटेल लास्ट सेगमेंट में बात करते हैं। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सिंध के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। जी निज़ामी साहब। जी सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
ये बताइए कि सिंध में जो अब स्मार्ट के बाद सिलेक्टिव लॉकडाउन हुआ है, ये आप भी कर रहे हैं वहाँ कराची में कुछ इलाकों में? निज़ामी साहब, आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले भी कराची में कुछ यूनियन कमेटीज़ के कुछ मखसूस इलाकों को सील किया था और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ले-दे की हमारी और पूछगछ हुई। हालांकि हमने जब किया था तो वो कोई पहला कदम नहीं था, हमसे पहले केपी में हो चुका था, इस्लामाबाद में हो चुका था, लाहौर में हो रहा था, लेकिन नज़र में हम आए, लेकिन उस पर काफ़ी सवालात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो ये जब हम करेंगे तो ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछी थी वो मद्देनज़र रख के करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उस वक्त जब हम कर रहे थे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी, केसेस जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे और कुछ मखसूस आबादियाँ थी जहाँ से नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहाँ से केसेस सामने ना आ रहे हों। और इन हालात में ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है, सच्ची बात है मेरी समझ में तो नहीं आता कि आप जब पूरे शहर में या पूरे सूबे में या पूरे मुल्क में हर जगह से केसेस आ रहे हों और तेज़ी से आ रहे हों, तो आप किस तरह 15 दिन एक इलाके को बंद कर सकते हैं? हो सकता है कर दें, लेकिन जिन इलाकों को आप बंद नहीं करेंगे वहाँ अगर रिलेटिवली आज नंबर ऑफ़ केसेस कम है तो अगले 15 दिन में वो उन हॉट स्पॉट्स को बीट कर जाएंगे, उनसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वक्त बहरहाल अब इमरान खान साहब चूँकि तय कर बैठे हैं, PTI की हुकूमत तय कर बैठी है कि उन्होंने किसी सूरत में लॉकडाउन को तो सपोर्ट करना ही नहीं है, WHO भी कहते तब भी नहीं करना है, माहिरीन कहते तब भी नहीं करना है। तो अपनी उस एक गलत सोच को एक मैं समझता हूँ कि ये इसको नेग्लिजेंस भी नहीं कहूँगा, ये तो बड़ी एक क्रिमिनल किस्म की इंटेंशनल नेग्लिजेंस है कि ये सिर्फ जो पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव था या सिंध हुकूमत का नैरेटिव था उसके बरखिलाफ अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क के शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त आज के दिन जब से बात कर रहा हूँ, मुझे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो बताइए ना कि जो अभी हमारे इस पे साथ थे डॉक्टर राना साहब, वो कह रहे थे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिस तरह जो मसलन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, इन लोगों की तो सही नहीं है, ये तो वो लोग फैसले करते हैं जो अक़ल कुल अपने आप को समझते हैं। और कभी वो कहते हैं कि जी हमारा दुनिया में मॉडल फॉलो किया जा रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में मॉडल फॉलो किया जा रहा है। आज हज़रत उमर साहब ने फरमाया है कि जी नॉर्वे जो है वो तो लाहौर से आती है बारी है, उसकी मीडिया वाले मिसालें देते हैं। हम मिसाल नॉर्वे की इसलिए नहीं देते कि उसकी आबादी कम है, हम इसलिए देते हैं कि वहाँ जो लीडरशिप है उसने जिस अंदाज से इस बीमारी को टैकल किया है वो मिसाली है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेरी राय में कोई सही क्लियर कट डिसीजन या डायरेक्शन नहीं दे पाई हुकूमत। निज़ामी साहब देखिए, मेरा अपना समझना ये बतौर पॉलिटिकल वर्कर, आप डिसीजन उस वक्त लेंगे सही जब आपको चीज़ों का इदराक दुरुस्त हो। जब आप चीज़ों को समझने से ही कासिर हों तो फिर फैसला आपसे मैं समझता हूँ कि तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। और हर शख्स अकेले कुल नहीं होता। अगर मैं तालीम का वज़ीर हूँ तो मैं ये नहीं समझ सकता कि तालीम में मुझसे ज़्यादा कोई समझ भी रखने वाला शख्स नहीं है। अगर तालीम के मुतालिक मुझे कोई बेहतर फैसले करने हैं तो उसका तरीका ये है कि मैं माहिरीन से बात करूँगा, मैं इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे बात करूँगा, मैं जो हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर बैठे हैं उनसे बात करूँगा, तमाम लोगों की मशावरत के बाद अपना माइंड अप्लाई करूँगा कि हाँ जी क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, उस डायरेक्शन में मैं जाऊँगा। लेकिन अगर तरीक़ेकार ये हो जाए कि जी हमारे जितने इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं वो तय कर लें कि जो सईद गनी साहब ने कहना है गलत और सही हो, हमने उसी को आगे बढ़ाना है, उसी पर अमल दरामद करना, उसी पर जिद करनी है कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में ये हो रहा है। इमरान खान साहब जो अपना मौक़िफ़ बार बार बदल रहे हैं इस पे, कोरोना पे भी, अगर आप पहले 13 को उठा के देखें वो कुछ कह रहे थे, मार्च में इसके मुतालिक उनकी राय कुछ और थी, जून में इसके मुतालिक उनकी राय तब्दील हो गई है। कभी वो अशराफिया को लगाया हुआ लॉकडाउन कहते हैं, कभी वो खुद उसकी जो फ़ायदे हैं वो गिनवाते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी बेहतर तरीका ये है कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिससे उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचेगा। इस फैसले के गलत होने से हमारे मुल्क के लातादाद लोगों की जानें स्टेक पर हैं। हमारा पूरा हेल्थ का निज़ाम कलेप्स होने को जा रहा है। अगर यहाँ कोई गलती होती है तो इसका नुकसान सिर्फ PTI को नहीं होगा, कि सिर्फ इमरान खान को नहीं होगा, हमारे मुल्क के आम लाखों करोड़ों आवाम को होगा। तो खुदा के लिए जिद छोड़ें, वो ये बात ना माने कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ठीक किया था, हमें भले गालियाँ देते 4-5 बुरा भला कह दें,
लेकिन कम से कम माहिरीन के कांधे पे बंदूक रख लें कि जी डॉक्टर्स जो है वो ये कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कह रही है, उसकी आड़ लेके कुछ चीजें ऐसी कर लें जिसकी हमें जरूरत है। तो जी, जी। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता जिस डायरेक्शन में वज़ीर आज़म साहब लेकर जा रहे हैं सबको, उसमें मुझे तो तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सईद साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आए, आजम कराची भी आ रहे हैं, तो क्या सीएम सिंध के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, इससे मुतालिक भी आपसे जानेंगे। और वफाक और सिंध की ये खींचातानी पूरी वबाई कैफियत में शुरू से लेकर अब तक जारी है, इसकी वजह क्या है ये भी आपसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सईद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची आ रहे हैं, वज़ीर आला सिंध क्या उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे और क्या कोई मुलाकात स्केड्यूल है? देखें, अगर वज़ीर आज़म साहब को चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला दी जाएगी कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो यकीनन वो एयरपोर्ट रिसीव करने बिल्कुल जाएंगे। हमारी कोई ज़िद नहीं, हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको रिसीव करें, लेकिन शर्त यह है कि उनको मुतल्ला किया जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मीटिंग के हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो अभी तक तो मेरे इल्म में नहीं है कि कोई मीटिंग फिक्स हुई है, क्योंकि कल तक शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आज अगर कोई इत्तला आई हो तो वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात करना चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूर मिलेंगे। दूसरी जो अफसोसनाक बात है जिसका मैं बार बार इजहार भी करता रहता हूँ। जी जी निज़ामी साहब। जी जी निज़ामी साहब, वज़ीर आज़म जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वज़ीर आज़म को ये तो बाकायदा एक प्रोग्राम होता है जो मिल जाता है कि वो आए ना आए, तो वो अभी तक आपको मिला नहीं है सिंध हुकूमत को, और उसमें नाम है कि वज़ीर आला आए उनको इस्तकबाल करें, जो माजी में ऐसा हुआ कि नहीं बुलाया गया? जी 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 ये माजी में इसी तरह हुआ, और फिर हमें कहा जाता है कि जी वो एयरपोर्ट आए नहीं। लेकिन जो तरीक़ेकार होता है कि जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको मुतला किया जाता है और चीफ मिनिस्टर साहब फिर जाते हैं। लेकिन अभी कल तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज का सच्ची बात है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल तक ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है कि कोरोना वायरस को आए हुए इस मुल्क में 4 महीने हो गए हैं तकरीबन, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बलूचिस्तान भी गए, केपी भी गए और पंजाब भी गए इस वायरस के आने के बाद, इस वबा के आने के बाद जो क्राइसिस पैदा हुआ है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वो नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान जहाँ नून लीग का चीफ मिनिस्टर था, वहाँ भी वो नहीं गए। आज़ाद कश्मीर में जहाँ प्राइम मिनिस्टर था जिसका ताल्लुक नून लीग से था, वहाँ पर भी ये नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं की कि जब पूरे मुल्क में कौमी यकजहती की ज़रूरत है तो उन्होंने उनको पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने आप को साबित करना चाहिए था। उन इलाकों में ये बिल्कुल नहीं गए जहाँ PTI या उनके किसी हलीफ की हुकूमत नहीं है। तो 3 मैंने आपको बता दिए मकामात जहाँ PTI की हुकूमत नहीं है, उन तीनों जगहों पे वज़ीर आज़म साहब ने जाने की ज़हमत गवारा नहीं की। और कराची भी आ रहे हैं तो 4 महीने बाद आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कोरोना के मुतालिक बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसकी मालूमात ज़रूर लेंगे। वो ये बताइए, बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये जो बजट है इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई APC भी बुलाएंगे, और मोहतरमा नफीसा शाह ने कहा कि इसमें 450 अरब के डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए गए। लेकिन साथ ही साथ सिंध की बहुत बड़ी स्कीमों पे तो बड़े पैसे दिए उन्होंने। एक की बात, दूसरे ये है कि कुछ आपका ये बयान मैंने देखा आज मेरी नज़र से गुजरा कि कुछ हस्पताल जो वफाक के पास जाने थे वो कौन से लवाजमात हैं जो पूरे नहीं हुए जिसलिए आप उनको वापस नहीं कर सके वफाक को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी जो बजट में सिंध की स्कीमें हैं एक तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, और सूबा सिंध ने जो स्कीमें हुकूमत ने दी थी, हुकूमत सिंध ने जो स्कीमें दी थी वो नहीं शामिल की गई। उन्होंने कुछ कर ली, चले बड़ी मेहरबानी उन्होंने कर ली, लेकिन जो जिस तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाया था चीफ मिनिस्टर साहब ने वो ये है कि जितनी स्कीमें वो कराची शहर में ख़ास तौर पर करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कंपनी जो बनी हुई है उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर फेडरल गवर्नमेंट का तरीक़ेकार यही है कि जी जहाँ भी काम करेंगे कंपनी के थ्रू करेंगे, तो पंजाब में भी करना चाहिए, KP में भी करना चाहिए, बलूचिस्तान में भी करना चाहिए। सिर्फ सिंध को डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं कि यहाँ आपने कंपनी बनाई हो उसके थ्रू कर रहे हैं? कंपनी हालांकि ये बनी थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन एक मनसूबे के लिए बनी थी, जो ग्रीन लाइन मनसूबा था जिसको फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी, तो उसके लिए उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि सारे के सारे काम उस कंपनी के थ्रू करना शुरू कर दिए। इस पर हमें एतराज़ है, वो हम बिल्कुल उठाते रहेंगे। जो हॉस्पिटल्स की बात है, देखिए निज़ामी साहब, आप भी माशाल्लाह तजर्बेकार आदमी और आप कहीं से भी तफसीलात भी ले सकते हैं। जब तक ये हॉस्पिटल्स NICH हो, JPMC हो या NICVD हो, वफाकी हुकूमत के पास थे, इनकी हालत ज़ार क्या थी आप मालूमात ले लीजिए कि कितने पेशेंट्स जाते थे, क्या क्या सहूलतें थी और उनकी कंडीशन क्या थी।
लेकिन जब से ये सूबाई हुकूमत के पास आई तो हमने कितनी इंप्रूवमेंट इनके अंदर की है वो आपको लोग बताएंगे, आपको डेटा बताएगा। वहाँ की जो इंप्रूवमेंट हुई है बिल्डिंग्स की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, जो इक्विपमेंट बेहतर हुआ है, वो आपको बताएगा। तो अगर वफाकी हुकूमत जो बारहा ये कह चुकी है, तस्लीम कर चुकी है, हमारे सामने बैठ के चीफ मिनिस्टर के सामने कह चुके हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे सिंध हुकूमत सालाना में हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च करके लाखों लोगों को मुफ्त जो है वो दिल के इलाज की सहूलतें दे रहे हैं, कैंसर की दे रहे हैं, पता नहीं लातादाद ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अब ये तय कर लिया कि हमने ये टेक ओवर करनी है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो खर्चा किया उन हॉस्पिटल्स के ऊपर वो पैसे जो है वो सिंध हुकूमत को लौटाए जाएंगे। अच्छा, ये फैसला आया था 2019 में, तकरीबन 1 साल इसको भी हो गया। अब उस 1 साल के दौरान भी हमने खर्चा किया है। भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आप अपनी मर्जी से तो अमल नहीं करेंगे कि ये क्योंकि ये जो पैरा है वो मेरे सपोर्ट में है तो इसको तो मैं कर लूँ, मैं टेक ओवर कर लूँ। लेकिन ये पैरा जो ये कहता है कि मुझे पैसे देने सिंध हुकूमत को, मैं उस पर ना करूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर करना है तो मनवान करें। और दूसरी बात ये है कि इस पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम ना करें। जो बात वो महसूस कर चुके हैं, उनके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, उनको एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि भाई इस तरह आप नहीं चला सकते जिस तरह सिंध हुकूमत चलाती है। हमारी प्रायोरिटी है जो हेल्थ सेक्टर है, हमने उसमें बहुत काम किया, हमने इन्वेस्ट किया हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो उसकी सहूलत अगर लोगों को मिल रही है, गरीबों को मिल रही है, और वो गरीब जो है वो पीपल्स पार्टी के सारे वोटर नहीं है, उसमें पीटीआई के वोटर भी आते हैं, नून के वोटर भी आते हैं, दीगर सूबों से लोग भी आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत चाहती है कि गरीबों को इस तरह की सहूलतें मिलती रहें तो ये हॉस्पिटल इसी तरह चलने चाहिए जिस तरह हम चला रहे हैं। लेकिन अगर वो जिद की बुनियाद पर, सिर्फ हमें खराब करने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर टेक ओवर करना चाहते हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो तमाम जो जुजियात हैं उसको पूरा करें और ले लें। अच्छा गनी साहब, ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के कायदे इस पर इख्तलाफ हैं सिंध असम्बली में, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया आप पे कि पीपल्स पार्टी सिंध में सिंध कार्ड जो है खेल रही है। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप मुल्क की यकजहती के साथ खेल रहे हैं। अरे निज़ामी साहब, मुझे नहीं पता आप फिरदौस शमीम साहब को कितना जानते हैं। वो बेचारे डिस्टर्ब आदमी हैं और मैं तो कभी आपके साथ ही मिला एक दफा। हमने तो अभी देखा है, वो भी मंजर पे आए हैं पिछले 1-1.5 साल में। हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो एक नॉन पीटीआई स्टफ है ना, ये उसी तरह की चीज़ है जिनको आप जानते हैं। जो जेन्युइन कोर पीटीआई के लोग होते हैं, जिस किस्म की उनकी सोच होती है, फिरदौस शमीम नकवी उन्हीं में से एक आदमी है, उसी तरह का एक आदमी। अंदाजा आपको हो गया होगा। दूसरी बात यह कि अगर मुराद अली शाह सूबे का वजीर आला है सिंध का, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई सिंध के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, सिंध के राइट्स के लिए आवाज़ उठाए। अगर वफाक ज्यादती कर रहा है तो उस पर बात करे। तो अगर चीफ मिनिस्टर सिंध की बात नहीं करेगा तो बंगलोर की बात करेगा, वो वहां के जाके बलूचिस्तान की बात करेगा। भाई बुनियादी जिम्मेदारी है, लोगों ने उसको मैंडेट दिया है कि वो सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो और हम करते हैं। अब इनको अगर हम सिंध के हुकूक की बात करें तो इनको लगता है कि सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो मैंने आपसे कहा इसको भी सिंध कार्ड कह सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी आपने बनाई है SIDCL, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, ये पंजाब में क्यों नहीं बनाई आपने, ये KP में क्यों नहीं बनाई है, बलोचिस्तान में क्यों नहीं बनाई है? अगर सिंध में बनाई है तो मैं एतराज़ उठाऊंगा आप पर कि आप सिंध को डिफरेंटली ट्रीट क्यों करते हैं। इसको कहेंगे सिंध कार्ड इस्तेमाल करता है, तो मैं तो करता रहूंगा। अगर हम आपकी नालायकियों पे बात करते हैं, आपकी नाअहलियों पे बात करते हैं, आपकी आवाम दुश्मन पॉलिसियों पे बात करते हैं, आपकी कोरोना में नाकामी पे बात करते हैं, आपकी नाकामी की वजह से आपने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, उस पर बात करते हैं, हाँ में 100 मरतबा कहते रहो सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम करते रहेंगे अपनी बातें। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा मैं इसको सिंध कार्ड नहीं कहता हूँ, मैं इसको सिंध कार्ड कहता हूँ, मतलब गुनाह का कार्ड कहता हूँ। अब वो सिंध पर बात करने वालों को ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि सिंध की बात हम कर रहे हैं। ठीक है सही सब शॉर्टली 2 बातें बता दें। बिलावल साहब बजट पे APC बुलाने की बात कर रहे हैं, इन हालात में APC का मकसद क्या होगा? और दूसरा जो KP है वो NFC में 3% मजीद जो कबायली अज़लाम हुए हैं उसमें डिमांड कर रहे हैं कि हमें 3% मजीद दिया जाए। तो सिंध हुकूमत क्या इस पर राज़ी है या सिंध हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट पर ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टीज़ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पर अगर APC करके वो बात करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकती है। और ये मोस्टली वीडियो लिंक पे ही होंगे, कोई एक जगह शायद गैदर नहीं होंगे, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो बात आपने, कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, वफाकी हुकूमत के पास
जो 43 या 44% पैसे जाते थे, उन पैसों में फाटा का भी हिस्सा था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी हिस्सा था और उसमें आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा था। अब अगर कोई ऐसे इलाके, कोई ऐसी आबादियां जिनको विफाक की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर वो डेवलपमेंट भी करें और अखराजात उनके उठाएं, और आज वो इलाके विफाक से निकल कर किसी सूबे के साथ हो गए हैं, तो विफाक का जो अपना शेयर है वो बिल्कुल कम होना चाहिए और उस इलाके पर जो विफाक खर्च करता था उस पर वो पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए उस सूबे को। जिस तरह केपी के अंदर अगर फाटा जम हो गया है तो फाटा की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी और वफाकी हुकूमत के बाद जितनी रेवेन्यू कलेक्शन आती थी, जितना उनका शेयर बनता था, उस शेयर में फाटा का हिस्सा शामिल था। लेकिन अब ये हुकूमत एक और बात करती है, कहते नहीं फाटा को हमने जो पैसे देने वो बाकी सूबों से काटने। भाई बाकी सूबों से आपने क्यों काटने? अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का स्टेटस मिल जाता है तो वफाक का शेयर कम होगा। अगर कल को अल्लाह करे कश्मीर जो है वो मिल जाता है, हमें दोनों कश्मीर मिलकर एक हमारा वो सूबा बन जाते हैं, किसी और तरह से हमारे साथ आ जाते हैं, तो वफाक अपना हिस्सा उसको देगा। तो वफाक का हिस्सा जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद पे खर्च करने के लिए नहीं होता। वफाक के पास जो शेयर होता है उसमें फाटा का हिस्सा है, जीबी का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, और जो 3% वो केपी इजाफी मांग रहा है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को अपने शेयर से 3% कम करके वफाक को देना, केपी को देना चाहिए। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईदगंज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौमी असम्बली में बजट पर बहस शुरू हो गई है, इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, कौमी असम्बली के सेशन पे भी आते हैं, लेकिन पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ये कोरोना की आड़ में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और जो ड्रग्स रिलेटेड माफियाज हैं, ड्रग्स मीन अद्वियात रिलेटेड, वो मुतहर्रिक हैं। आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह जो बुनियादी ज़रूरी अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही। जी, उनकी होर्डिंग हो गई हुई है ना। अब मसलन एक दवाई का ठेका मिला है एक फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज़ को, वो बांग्लादेश से भी इंपोर्ट हो रही है। देखे ना, हाल ही हो गया कि बांग्लादेश जो हमारा एक हिस्सा था और उसको हम बड़ा तहकीर अंदाज में कहते थे कि यार ये बंगाली तो बेचारे बिल्कुल बेकार लोग हैं। उनका जीडीपी भी हमसे दुगना है, वो एक्सपोर्ट्स भी उनकी बहुत ज़्यादा है हमसे, और वो ये टीका, ये जो दवाई है रेबोरेसिवन या पता नहीं क्या नाम है, मैं नाम नहीं ठीक तरह पता, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो यहाँ कुछ लोग मंगवा के उसको होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह एक टीका जिसका नाम मुझे ठीक तरह पता नहीं, लोग मारे मारे फिरते हैं और वो नहीं मिलते। मैंने पूछा किसी से कि यार इसका तरीका क्या है, उन्होंने कहा जी बड़ा सिंपल है, आप एक फॉर्म भरें कि ये टीका आपको चाहिए, फ़लान डॉक्टर से उस पर साइन कराएं और ये सर्टिफाई करें कि आपको उस टीके की ज़रूरत है, तो आपको फराहम कर दिया जाएगा रोश कंपनी की तरफ से। भाई ये मरीज़ का जो हाल हो कि वो जान बल्ब हो, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला हो, तो वो जाके फॉर्म भरता फिरेगा। तो ये अजीब किस्म की, असल में जो कोरोना वायरस के बारे में नाअहली और नालायकी और बेतदबीरी जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ रही है। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, कुछ कौमी असम्बली के सेशन पे भी आते हैं, बजट पे बाज़ाब्ता तौर पे बहस शुरू हो गई है। वैसे ये जो हालात था, जिस तरह मिनिमाइज़ किया गया मेंबर्स की पार्टिसिपेशन को, लग ये रहा था कि उतनी कोई सैर हासिल बहस नहीं होगी, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब और फिर उनके बनाम असद उमर साहब बड़े खुलकर एक दूसरे के सामने आए हैं। बुनियादी तौर पे बजट तो पास हो गया और एक अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आई, हुकूमत की भी अपोजिशन की भी, लेकिन इस बजट में जिस तरह अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि शरह सूद उसको 6% किया जाए और वो करंतना होकर भी मुतहर्रिक हैं, अपोजिशन जस्ट अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। जी, ये प्रेजेंस शो करनी भी चाहिए, लेकिन बजट की बात तो एक तरफ रही, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि हफीज़ शेख तीसरी मरतबा पाकिस्तान आया है। ये पहले मुशर्रफ के दौर में वहाँ सिंध में एडवाइज़र थे फाइनेंस के, फिर ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ वज़ीर ख़जाना थे जरदारी साहब के, जी जरदारी साहब के दौर में, और अब तीसरी दफ़ा टार्जन की वापसी हुई है। वो कहते हैं कि असद उमर को हफीज़ शेख की जगह होना चाहिए था, और वो कहते हैं कि कम से कम उनका ज़मीन से रिश्ता तो है
और उनको हज़ारों लोगों ने वोट दिए हैं उसका पास करेंगे। ये क्योंकि उनका कहना है कि हफीज़ शेख से बॉन्ड भरवाएंगे वो फिर नहीं भाग जाएंगे। अब ये हफीज़ शेख पे उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि असद उमर को फारिग करके हफीज़ शेख को लाया गया था, और असद उमर को एक आंख नहीं बातें हफीज़ शेख साहब, तो उन्होंने बड़ी होशियारी से इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्लॉइट किया। हालांकि देखा जाए तो हफीज़ शेख एक सिंधी फैमिली से तल्लक रखते हैं जी, ये सुमरो फैमिली से इनका तल्लक है। और डॉक्टर असद उमर साहब जो है वो मेरे इनके वालिद साहब दोस्त भी थे, जनरल उमर के साहबजादे हैं। लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि वो वोट लेके आए, लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि इस हुकूमत में कोई मेरे ख्याल से खसूसी मावन और एडवाइज़र को 20 से ऊपर हैं। जी ऐसे ही है, हफीज़ शेख भी शामिल है। 5 एडवाइज़र हैं। ये लोग पार्लियामेंट के सामने जवाब देने, जी ये पार्लियामेंट के सामने जवाब दे नहीं है, जो ख्वाजा आसिफ का बुनियादी एक है। और पार्लियामेंटी निज़ाम का एक बुनियादी अंसर जो है वो क्या है, वो है जवाबदेही। तो ये लोग तो दे आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और दे आर आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट। ये आते हैं ब्रीफ केस पकड़ के आते हैं, अपनी नौकरी पूरी करके चले जाते हैं। मुझे याद है कि शौकत अजीज़ साहब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे जी, और उसके बाद वो इलेक्शन भी नहीं लड़े और चले गए। तो उनके फादर लॉ का इंतकाल हो गया, तो मैं अफसोस करने के लिए गया। तो उनकी बेगम साहबा ने मुझे कहा, मैंने कहा शौकत अजीज़ साहब नहीं आए अपने मदर लॉ या फादर लॉ गालबन के इंतकाल पे? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं आया। तो मैंने क्यों? कहने लगा वो पाकिस्तान में अपना टेन्योर ख़त्म करके तो चले गए हुए हैं। मतलब ये भी जिस तरह कुछ सिटी बैंक की नौकरी होती है। जी जी इन जी, लोगों का क्या है, इन्होंने दुबई में इनकी अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसमें वो भी शामिल हैं जी। कुछ इंडियन निज़ामी साहब, ये और ये आपको ये पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का फिर एक रहा है। आपको और दिलचस्प बात जी, एक और बात बताता जाऊँ आपको ज़रूरी, कि वो आरिफ नकवी जो हैं उन पे कोई अरबा रुपए और पता नहीं कि 380 मिलियन डॉलर या उससे भी ज़्यादा का इल्ज़ाम लगाया गबन का। जी अभी कल परसों अखबार में था। जी इनको लाने वाले आरिफ नकवी थे। जी, तो अब ये वहाँ भी वो भी ये भी दुबई में थे, वो भी। बहरहाल अल्लाह खैर करे, मैं उनकी नीयत पर शुबा नहीं करता। निज़ामी साहब, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पाकिस्तान का कल्चर रहा है, और इस तरह के लोग शायद सियासी जमातों की ज़रूरत होते हैं या सियासत करने वालों की, कि वो आ जाते हैं और वो हर जमात के साथ फिट भी हो जाते हैं। ज़रूरत होते हैं, लेकिन ये मौजूदा दौर में इसकी इंतहा हो गई है। जी जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अपने वकील भेज दिए हैं बरतानिया में, और वो डेली मेल वाले मामले पे शहजाद अकबर साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब कानूनी चाराजोई करेंगे बरतानिया में। दूसरी जानिब नैब इंटरपोल के ज़रिए सलमान शहबाज को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब का स्टेप है, क्या ये उसके रिएक्शन में है? नहीं, ये तो पहले से कोई प्लान होगा ना, अगर एकदम तो नहीं भेज दिया, या हो सकता है ठीक हो, वो उनके वकील हैं सलमान भट्ट, वो चले भी गए वहाँ। लेकिन इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी केस किया हुआ है यहाँ तक के इज़्ज़त का इमरान खान पे, जो और उसमें वो पेश नहीं हो रहे। वो मुझे ठीक तरह केस की नोयत याद नहीं है वैसे जी। वो इमरान खान ने बड़ा शदीद संगीन किस्म का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पे लगाया था जी, तो पेश नहीं होता। पानामा मामले से विड्रॉ करने पे था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि ये सियासतदानों को, और ख़ास तौर पर जो मनसब अगर आपका वज़ीर आज़म हो, तो ज़रा गुफ्तगू थोड़ी सी ज़िम्मेदारी से करनी चाहिए। इस किस्म की शुरुआत से नहीं। आप देखते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब भी अपनी जो थ्रेट है उसको रियल करते हैं या नहीं करते। उससे मुझे याद आया, ये सिंथिया रिची बड़ी कोई जो है खातून है जी, ये अभी भी इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा रहा। वो बड़ी तोहन करन का इस पे डिसीजन हो गया कि उन्होंने किया, इस पे डिसीजन हो गया आज, कोर्ट ने कह दिया कि मुकदमा हो सकता है। जी,
इस पे कोर्ट ने आज कह दिया है, इस्लामाबाद की अदालत ने कह दिया कोर्ट है। ने कह दिया ना, लेकिन जो मुकदमा करने वाले हैं उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो ये खातून जो है इनका किला बड़ा मजबूत लगता है मुझे। देखते हैं निज़ामी साहब ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होती है, लेकिन उनके जो इल्ज़ामात हैं वो भी बड़े संगीन हैं। लेकिन खैर अब ये बड़ी एक पुरस्कार सी कहानी लगती है। अच्छा, पंजाब का आज बजट पेश हो गया है। अच्छा, हाशिम जवां बख्श साहब ने बजट पेश किया है। निज़ामी साहब, पंजाब के बजट से पहले जी बजट तो पेश हो गया। वो कहते हैं हमने कोई तरक्याती स्कीमों पर कट नहीं किया, अच्छी बात है। मैंने अभी तक देखा नहीं कि इन्होंने तालीम के लिए कितने पैसे रखे हैं जी। तो पाकिस्तान में तालीम के लिए जो इस वक्त जो सबसे बड़ा कोरोना वायरस का मसला ना, वो ये तालीम का ही फुकदान है। आप श्रीलंका देखें, वहाँ 98% लिटरेसी रेट है, शायद तकरीबन था। वहाँ लोग ट्रेन में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बसों में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ हमारा हाल ये है कि हम तालीम पे को पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं है। वफाकी बजट जो कि वो सब्जेक्ट नहीं है उनका, वो 2.5% है GDP का। और ये अब सूबों ने कितना, पंजाब ने कितना रखा है ये मुझे मालूम नहीं है जी निज़ामी साहब, अभी लेकिन इसकी जो भी डिटेल्स है ये हमारा बाकी जनूबी एशिया के अफगानिस्तान को शायद छोड़ के सबसे कम शरह है GDP की। अच्छा ठीक है निज़ामी साहब, एक और मामला है। किन किन लोगों को कोरोना वायरस किस किस वजीर को हुआ है और किस किस MNA को हुआ है, अच्छा कोई नाम लेते चले। ये निज़ामी साहब इस पे ज़रा ये कोरोना रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन अभी सईद गनी साहब ने जो एक बात की थी कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ रहे हैं, और ये इससे पहले भी हो चुका है। ये अगर वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता, मुलाकात नहीं होती, सिंध हुकूमत अपना उज़र पेश करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ जो मौजूद लॉबी है जिसमें गवर्नर सिंध भी हैं, वो एक अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भी एक स्टीरियोटाइप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? जब बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म हुआ करती थी तो नवाज शरीफ साहब नहीं रिसीव किया करते थे। नहीं, वो पहले दौर में था और वो मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से बाहर भाग जाते थे और वो माजराई जो थी बड़ी महंगी पड़ी थी सिस्टम के लिए। आज भी ये सूरत हाल ये नहीं है कि सूबाई वज़ीर आला भाग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने ठीक बताया, ये पहले भी ऐसे हुआ है। ये बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम प्रोटोकॉल होता है कि जी आप रिसीव करना है, जैसे उन्होंने खुद बताया। अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं जाएंगे जी। लेकिन निज़ामी साहब, इस हालात में, वबाई कैफियत में मैसेज क्या है? देखें, अवाम कहीं ना कहीं हुकूमती जो लीडर्स हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंध के वज़ीर मुराद अली शाह हैं, उनकी कहीं ना कहीं पैरवी तो कर रहे होते भाई। देखें, बात ये मैंने आपने सवाल पूछा, आप गोल कर गए। वो मैं आपको इसी तरफ लाना चाह रहा था कि देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, खाली पंजाब और वफाक के नहीं हैं, खाली PTI के नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के। जिन्होंने वोट उनके ख़िलाफ़ भी दिया उनके भी वज़ीर आज़म हैं। लेकिन आप देखें कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स, अब अभी मैंने फिरदौस शमीम नकवी का, अभी जो आपके जो शहबाज गिल साहब हैं और लोग हैं, वो जिस अंदाज से बातें करते हैं, वो ज़बान दराजी जो है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ कहते हैं, वो बाकी वो चले, वो तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस आया, इससे अपोजिशन के कुछ लोग भी मुतासर हुए हैं। निज़ामी साहब, इस पे कल बात करते हैं। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज के शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।